हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए सिंटैक्स के कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं जिसमें आपको एरर फाइंड करना होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं जिसे हम सॉल्व करके आपको बताएंगे और वीडियो के लास्ट में आपको कुछ होमवर्क भी दिया जाएगा जिसमें आपको एरर फाइंड करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो सबसे पहले हम इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं किस प्रकार से हम इसमें एरर फाइंड करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है कि मोर देन वन कैंडिडेट हैव बीन अवॉर्डेड। मोर देन वन कैंडिडेट हैव बीन अवॉर्डेड। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपको देखना होगा, इसमें जो यहाँ पे मोर देन वन आया हुआ है, मोर देन वन, अगर किसी भी सेंटेंस में मोर देन वन के बाद कोई एक नाउन आता है, मोर देन वन हो और उसके बाद एक नाउन आए, तो आपको ध्यान रखना है कि मोर देन वन के तुरंत बाद हमेशा एक सिंगुलर नाउन आता है। मोर देन वन का मतलब तो वैसे है कि एक से ज़्यादा, मोर देन वन एक से ज़्यादा, यहाँ पे प्लूरल वाला सेंस ये दे रहा है, लेकिन रूल ये है कि जहाँ कहीं भी मोर देन वन का यूज़ होता है तो उसके बाद हमेशा जो नाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा और इस नाउन के साथ जो वर्ब आएगा वो भी हमेशा सिंगुलर होगा। आपको याद रखना है कि मोर देन वन के बाद जो नाउन आएगा और जो वर्ब आएगा ये दोनों ही सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मोर देन वन के बाद जो नाउन है कैंडिडेट, ये तो सिंगुलर है, यानी कि यहाँ पे कोई एरर नहीं है, बट इसमें जो वर्ब आया हुआ है हैव, ये प्लूरल है, तो यहाँ पे हमारा एरर है क्योंकि मोर देन वन के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आता है और सिंगुलर वर्ब भी आता है। तो इसमें आपको क्या करना है, इस हैव के स्थान पे आपको हैज कर देना है। तो इस तरह से ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा कि मोर देन वन कैंडिडेट हैज बीन अवॉर्डेड होना चाहिए इसमें। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि आई शैल पनिश यू इफ यू विल अगेन मेक अ नॉइज। आई शैल पनिश यू अर्थात मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा, इफ यू विल अगेन मेक अ नॉइज, यदि तुम दोबारा शोर मचाओगे। अब देखिए ये पूरा एक सेंटेंस हमारा है और इसमें दो क्लॉज हैं। एक क्लॉज हमारा यहां तक है कि आई शैल पनिश यू, ये एक क्लॉज हो गया। दूसरा क्लॉज है इफ यू विल अगेन मेक अ नॉइज। और फ्रेंड्स देखिए इसमें जो दोनों क्लॉज हैं, इन दोनों ही क्लॉज में विल शैल का यूज किया गया है। यहाँ पे शैल का यूज हुआ है और यहाँ पे विल का यूज हुआ है। और हमारा रूल ये है कि किसी भी सेंटेंस में अगर दो क्लॉज हैं तो दोनों ही क्लॉज फ्यूचर टेंस में नहीं हो सकते हैं। कभी भी किसी भी सेंटेंस में अगर दो क्लॉज हैं तो दोनों क्लॉज फ्यूचर के कभी नहीं हो सकते हैं। अगर कोई एक क्लॉज उसमें फ्यूचर का है, यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है वो अगर फ्यूचर में है, तो जो हमारा डिपेंडेंट वाला क्लॉज होगा उसको प्रेजेंट टेंस में हमें बनाना होता है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है आई शैल पनिश यू, ये फ्यूचर में है, तो डिपेंडेंट क्लॉज हमेशा प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, आई शैल पनिश यू इफ यू अगेन मेक अ नॉइज, इसमें से केवल हमें विल को हटा देना है। तो आपको याद रखना है कि किसी भी सेंटेंस में अगर दो क्लॉज हैं तो दोनों क्लॉज फ्यूचर टेंस में कभी नहीं हो सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, मेनी अ बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड। मेनी अ बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड। तो जैसे आपने ये मोर देन वन वाला जो एग्जाम्पल देखा है, बिल्कुल ऐसे ये भी एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखिए मेनी अ का यूज किया गया है। अगर किसी सेंटेंस में, वैसे मेनी के बाद अगर यहाँ पे आर्टिकल ए ना होता तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट रहता। मेनी बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड, अगर आप इस केवल ए को हटा देते हैं तब भी सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी कि मेनी के बाद अगर कोई प्लूरल नाउन आया हुआ है तब तो वो करेक्ट है, लेकिन मेनी के बाद एक आर्टिकल हो ए एन, और आर्टिकल के बाद अगर कोई नाउन आया है तो वो हमेशा सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल ए या एन होता है मेनी के बाद, और ए या एन के बाद हमेशा एक सिंगुलर नाउन आना चाहिए। तो यहाँ पे मेनी अ बॉयज नहीं होगा बल्कि मेनी अ बॉय होना चाहिए। और देखिए मेनी आ के साथ जो नाउन आता है वो तो सिंगुलर होता ही है, और इसके साथ साथ जो वर्ब हम यूज करेंगे वो भी सिंगुलर होगा। इसीलिए मैंने कहा जो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है मोर देन वन वाला, इसी की तरह सेम ये हमारा एग्जाम्पल है। मोर देन वन के बाद जैसे हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आता है, उसी तरह से मेनी अ या फिर मेनी एन के बाद भी हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आता है। तो यहाँ पे जो हमारा नाउन है ये भी प्लूरल लिखा गया, जो वर्ब है ये भी प्लूरल है, यानी कि ये दोनों में एरर है।
अगर कहीं भी मेनी अ या फिर मेनी एन आ गया तो इसके बाद हमेशा जो हमारा नाउन है और जो हमारा वर्ब है ये दोनों ही सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे बॉयज़ में से एस को हटाएंगे, बॉय हो जाएगा, और आर के जगह पे इज लगाएंगे, बॉय कर देंगे। और दूसरा एरर क्या है कि आर के जगह पे हमें इज का यूज करना होगा, तब जाके सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा। तो करेक्ट सेंटेंस हमारा क्या होगा कि मेनी अ बॉय इज प्लेइंग इन द फील्ड। इस तरह से हम बनाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ही हैज रिटन मी अ लेटर यस्टरडे। ही हैज रिटन मी अ लेटर यस्टरडे। अब इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो इसमें टेंस का एरर है। ही हैज रिटन मी अ लेटर यस्टरडे, यहाँ पे जो आया हुआ है यहाँ पे यस्टरडे, यस्टरडे क्या है, ये बीते हुए कल के लिए यूज किया जाता है यस्टरडे का। और बीता हुआ कल यानी कि वो पास्ट है, यानी कि यस्टरडे का यूज हम केवल पास्ट टेंस में कर सकते हैं। और यहाँ पे हैज आया हुआ है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है। तो प्रेजेंट टेंस में हम कभी भी यस्टरडे या फिर लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, इन सब का यूज नहीं कर सकते हैं। तो यानी कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें यस्टरडे आ गया जो कि पास्ट डिनोटिंग वर्ड है। तो यहाँ पे हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना होगा। और अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल से इस सेंटेंस को हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ही रोट मी अ लेटर यस्टरडे। पास्ट इंडेफिनिट में क्या करते हैं, ये अफर्मेटिव है क्योंकि, और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करते हैं, तो इसमें से हैज़ को तो हटा देंगे। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, तो यहाँ पर रिटन नहीं बल्कि रोट होना चाहिए। तो करेक्ट सेंटेंस हमारा बनेगा ही रोट मी अ लेटर यस्टरडे। तो आपको याद रखना है कि अगर किसी भी सेंटेंस में यस्टरडे आया हुआ है या फिर लास्ट आया हुआ है या फिर एगो आ गया है तो उसमें हैज़ या हैव कभी नहीं आ सकता है, उसको आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, हमारा पांचवा एग्जांपल है ईच ऑफ दीज बॉयज हैव डिपॉजिटेड देयर फी। ईच ऑफ दीज बॉयज हैव डिपॉजिटेड देयर फी। अब इसमें देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे ईच ऑफ आया हुआ है। ईच ऑफ, ईच का मतलब क्या होता है, ईच या एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, जो कि हमेशा सिंगुलर होता है। ईच या एवरी अगर किसी भी सेंटेंस में आया हुआ है तो वो हमेशा सिंगुलर ही होता है। तो ईच ऑफ हो या फिर नन ऑफ हो या फिर नीदर ऑफ हो या फिर ईदर ऑफ हो, ईच ऑफ, नन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, तो इनमें से कोई भी अगर आता है तो ये हमेशा सिंगुलर ही होता है। तो देखिए यहाँ पे ईच ऑफ दीज बॉयज, क्योंकि दीज है तो बॉयज तो यहाँ पे रहेगा, जो नाउन हमारा ये प्लूरल रहेगा, दीज के साथ प्लूरल नाउन ही आता है। तो ईच ऑफ दीज बॉयज यहाँ तक तो करेक्ट है। लेकिन अब ईच ऑफ दीज बॉयज इस पूरे को अगर देखा जाए तो इसको सिंगुलर माना जाएगा, तो इसके साथ जो वर्ब हमने यूज किया है हैव, ये भी सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पे हैव नहीं बल्कि हमें हैज का यूज करना होगा, तब जाके सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा। तो सेंटेंस हमारा बनेगा ईच ऑफ दीज बॉयज हैज डिपॉजिटेड। लेकिन अब देखिए यहाँ पे दियर का भी यूज किया गया है, इसमें प्रोनाउन दियर का यूज किया गया है, और दियर का यूज हमेशा प्लूरल प्रोनाउन के लिए करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए करते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ पे दियर नहीं बल्कि हिज होना चाहिए, क्योंकि बॉयज है तो हिज होना चाहिए। तो इसको भी हमें सिंगुलर करना होगा, यहाँ पे दियर नहीं बल्कि हिज होना चाहिए। तो करेक्ट सेंटेंस हमारा क्या बनेगा कि ईच ऑफ दीज बॉयज हैज डिपॉजिटेड हिज फी, ऐसा होना चाहिए सेंटेंस हमारा। तो आपको ये भी ध्यान देना, इसमें दो एरर था। एक तो इसका वर्ब हमें सिंगुलर करना होगा क्योंकि ईच ऑफ का यूज किया गया है इसमें, और दूसरा इसमें दियर जो कि एक प्लूरल प्रोनाउन है, लेकिन जब ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो इसके लिए प्रोनाउन भी सिंगुलर यूज करेंगे, और यहाँ पे बॉयज है, पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पे हिज का यूज किया जाएगा दियर के स्थान पर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ईदर द सर्वेंट और चिल्ड्रेन हैज ब्रोकन द प्लेट। ईदर द सर्वेंट और चिल्ड्रेन हैज ब्रोकन द प्लेट, यानी कि या तो नौकर ने या फिर बच्चों ने या प्लेट तोड़ी है। अब इसमें देखिए ईदर और का यूज किया गया है, और आपको ध्यान देना होगा कि जब भी ईदर और या फिर नीदर नॉर का यूज हुआ हो, अगर किसी सेंटेंस में ईदर और या फिर नीदर नॉर का यूज हुआ है तो आपको जो वर्ब आप यूज करेंगे वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, ये डिपेंड करता है दूसरे वाले सब्जेक्ट पर। जो सब्जेक्ट वर्ब के सबसे नज़दीक है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब का यूज करना होगा।
तो यहाँ पे अगर हम देखें इसमें जो हैज़ आया हुआ है ये किसके नज़दीक है, चिल्ड्रेन के, और चिल्ड्रन यहाँ पे प्लूरल है तो इसका वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो यहाँ पे हैज़ नहीं बल्कि हमें हैव का यूज करना होगा, तब ये सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा कि ईदर द सर्वेंट और चिल्ड्रेन हैव ब्रोकन द प्लेट, यहाँ पे हैव होना चाहिए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। द ट्रेडर एज वेल एज हिज चिल्ड्रेन वर प्रेजेंट इन द फेयर। यहाँ पे है द ट्रेडर यानी कि व्यापारी, एज वेल एज हिज चिल्ड्रेन और साथ ही साथ उसके बच्चे, वर प्रेजेंट इन द फेयर, मेले में मौजूद थे। तो इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे एज वेल एज का यूज किया गया है। आपको ध्यान देना होगा फ्रेंड्स, अभी हमने आपको बताया कि जब ईदर और या फिर नीदर नॉर का यूज होता है तो हम जो वर्ब यूज करते हैं वो दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन इसी का ठीक उल्टा जब भी एज वेल एज आ जाएगा या फिर विद आ जाए, एज वेल एज या फिर विद अगर आया होगा और इसके साथ जो हम वर्ब का यूज करेंगे वो हमेशा पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, एज वेल एज के पहले जो सब्जेक्ट आया है उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब का यूज करना होता है। ईदर और नीदर नॉर अगर आता है तो दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं, और अगर एज वेल एज आ गया तो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब का यूज करना है। और पहला सब्जेक्ट यहाँ पे ट्रेडर है जो कि सिंगुलर है, इसलिए इसका वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, तो यहाँ पे वर नहीं बल्कि वॉज रहेगा। तो ये सेंटेंस हमारा क्या बनेगा कि द ट्रेडर एज वेल एज हिज चिल्ड्रेन वॉज प्रेजेंट इन द फेयर। क्योंकि ट्रेडर जो पहला सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसलिए इसका वर्ब भी सिंगुलर रहेगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। द टीचर आस्क्ड मी व्हाट लैंग्वेजेस डिड आई नो। द टीचर आस्क्ड मी व्हाट लैंग्वेजेस डिड आई नो। टीचर ने मुझसे पूछा कि मैं कौन कौन से लैंग्वेज जानता हूँ। अब इसमें देखिए फ्रेंड्स, द टीचर आस्क्ड मी, यहाँ पे देखिए व्हाट कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है, यहाँ पे एक कंजंक्शन का काम कर रहा है, तो ये इसके बाद वाला जो क्लॉज है ये इंटरोगेटिव की तरह नहीं बल्कि ये असर्टिव की तरह हमें लिखना होगा। तो व्हाट लैंग्वेजेस डिड आई नो, यहाँ पे डिड आई नो किया गया यानी कि पहले हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर हमारा वर्ब है, लेकिन इसको हमें असर्टिव में लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, व्हाट लैंग्वेजेस के बाद सब्जेक्ट होना चाहिए, व्हाट लैंग्वेजेस आई। अब नो का सेकेंड फॉर्म, डिड को हमें हटाना है क्योंकि असर्टिव बना रहे हैं, तो डिड हट जाएगा और नो का सेकेंड फॉर्म लग जाएगा। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या होगा कि द टीचर आस्क्ड मी व्हाट लैंग्वेजेस आई न्यू। व्हाट लैंग्वेजेस आई न्यू, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म हो जाएगा और डिड हट जाएगा। जैसे आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंजिंग करते समय अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा इंटरोगेटिव होता है तो हम क्या करते हैं, उसको असर्टिव के रूल से लिखते हैं, सेम उसी तरह से इसे करेक्ट करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट वर बिजी विद देयर वर्क। एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट वर बिजी विद देयर वर्क। अब यहाँ पे देखिए एवरी टीचर के बाद यहाँ पे एंड आया हुआ है, फिर एवरी स्टूडेंट है। तो आपको याद रखना है कि जब भी ईच या एवरी आता है तो वो भले ही बीच में एंड से ही क्यों ना जुड़े हों, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे सिंगुलर ही होंगे। तो यहाँ भी एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट ये पूरा सिंगुलर ही माना जाएगा, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, यहाँ पे वर नहीं बल्कि वॉज होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एक प्रोनाउन दियर का यूज किया गया है, लेकिन जब ये पूरा सिंगुलर है तो यहाँ पे दियर नहीं बल्कि हिज होना चाहिए, तो यहाँ पे हमें हिज का यूज करना होगा। तो सेंटेंस हमारा बनेगा करेक्ट सेंटेंस, एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट वाज बिजी विद हिज वर्क। इस प्रकार से हमें लिखना होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारा वो लास्ट एग्जांपल आज के लिए है, ही डज पेशेंटली हिज वर्क, यानी कि वह धैर्य से अपना काम करता है, पेशेंटली करता है, धैर्य से करता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा वर्ब है वो है डज। डज यहाँ पे कोई हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये यहाँ पे हमारा मेन वर्ब है। ही डज यानी कि वह करता है, हिज वर्क अपना काम, और पेशेंटली धैर्य से। अब इसमें एडवर्ब का एरर है। इसमें देखिए जो डज है ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब या फिर इनट्रांजिटिव वर्ब है। ये ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव वर्ब कैसे पता चलता है, जिस वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट आ सकता है उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो देखिए ही डज वह करता है, ऑब्जेक्ट हम कैसे पता करते हैं, क्या या किसे लगा के। अब यहाँ पे क्या लगा के क्वेश्चन कर लें, वह क्या करता है, हिज वर्क अपना काम, यानी कि जो डज है ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है।
और इसका रूल क्या है फ्रेंड्स, जब भी कोई ट्रांजिटिव वर्ब होता है और इसके साथ एक ऑब्जेक्ट भी रहे तो कोई भी एडवर्ब वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं आ सकता है। आपको याद रखना है कि अगर एक ट्रांजिटिव वर्ब है उसके साथ एक ऑब्जेक्ट भी है तो कोई भी एडवर्ब वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं आ सकता है। या तो आप उसको वर्ब के पहले कर दीजिए या फिर सबसे लास्ट में कर दीजिए। तो या तो हम इस सेंटेंस को ऐसे कह सकते हैं कि ही पेशेंटली डज हिज वर्क। डज से पहले यानी वर्ब से पहले ही आप लगा सकते हैं एडवर्ब को, या फिर ही डज हिज वर्क पेशेंटली। तो ये दोनों तरह से आप इसको बना सकते हैं, लेकिन एक ट्रांजिटिव वर्ब और एक ऑब्जेक्ट के बीच में कोई भी एडवर्ब नहीं आ सकता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद आपको कुछ यहाँ पे होमवर्क दिया जा रहा है जिसे सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।